हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण। इसके पहले आपने देखा था पादपों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद देखा जीवधारियों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद आप देखने वाले हैं जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि वर्गीकरण है क्या। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि वर्गीकरण का मतलब होता है जीवधारियों को उनको समानता और असमानता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखना। ये आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हमने आपको बताया था कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को वर्गीकृत इसलिए किया क्योंकि एक साथ एक समूह का अध्ययन कर लेने पर अर्थात एक संघ का अध्ययन कर लेने पर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन अपने आप ही हो जाता है। उसके समान लक्षण आप जान लिए तो उस वर्ग में उपस्थित, उस संघ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में हमें पता चल जाता है। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो जंतु हैं, जंतु में लगभग आपके 19 लाख जंतु पाए जाते हैं। कितने? 19 लाख जंतु। अब 19 लाख जंतुओं को एक साथ पढ़ना बहुत ही विषमता है, बहुत ही कठिनाई है। इसीलिए कैरोलस लिनियस ने आपको समझने के लिए यहाँ पे जंतुओं का वर्गीकृत कर दिया। तो यहाँ पे जंतु को हम 10 वर्गीकृत में पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 10। इसे हम आधुनिक वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण से हमें यह समझने में बड़ी ही सहजता हो गई कि प्रोटोजोआ कौन है, पोरीफेरा कौन है, और जितने भी संसार के आद्य जीव हों, चाहे बड़े जीव हों या उससे बड़े जीव हैं, अलग अलग वर्गों में रख दिया और उन्हें हमें जानने की बहुत ही सुगमता हो गई। देखते हैं जितने भी जीव हैं संसार के, अगर देखा जाए तो सबसे छोटे जीव के रूप में आएंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े जीव के रूप में आएंगे, फिर उसके बाद उसके बड़े रूप में आएंगे। तो यहाँ पर जीवों को एक क्रम में रखा गया। सबसे पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। ये संसार का सर्वोच्च जीव जो होगा उसे सबसे बाद में रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोरीफेरा। देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटो माने होता है पहला, जीव माने जीव, अर्थात संसार का सबसे पहला जीव। तो आप कह सकते हैं ऐसे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई ना दे उसे हम सूक्ष्म जीव कहेंगे, और ये सूक्ष्म जीव ही आपके पहले जीव कहलाते हैं। इनको हम आद्य जीव भी बोल देते हैं। प्रोटो माने आद्य जीव, जोआ माने जीव, यानी सबसे छोटे जीव। सबसे छोटे जीवों को हमने क्या कहा? आद्य जीव। आद्य जीव सड़े गले पदार्थों को, छोटे छोटे सेवलों को, छोटे छोटे डीएक्टिवेट हुए अणुओं को यहाँ भोजन के रूप में खाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है आद्य जीव। ऐसा जीव बच्चों? आद्य जीव। तो आद्य जीव में हम देखेंगे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एंट अमीबा है, बहुत सारे में आपको प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोटोजोआ का जो शरीर होता है वह होता है एक कोशिकीय शरीर होता है, अर्थात इनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का ही बना होता है। इसी एक कोशिका में ये अपना भोजन, पाचन, श्वसन, वैक्षेपण, उत्सर्जन सारी चीजों की क्रियाओं को एक ही कोशिका के अंदर करते हैं, इसीलिए इनको बोला गया आद्य जीव। दूसरा आता है पोरीफेरा। पोरी माने होता है छिद्रधारीदार। तो आप कह सकते हैं जो बीच में बिल्कुल खोखले जीव हैं, ऐसे जीव जो बीच में बिल्कुल खोखले हों उसे क्या कहेंगे? पोरीफेरा। समझने के लिए हम देखेंगे अब पोरीफेरा अगर कटिंग किया जाए तो बीच में ऐसे छिद्रदार होंगे, इनको हम बोल देंगे पोरीफेरा। ऐसे जीव पोरीफेरा के। तो पोरीफेरा मीन्स होता है छिद्रधारी युक्त जीव।
इनके शरीर बीच से खोखले होते हैं और बीच बीच में छिद्र होते हैं। बीच बीच में ऐसे आपको छिद्र देखने को मिलेंगे। इन्हीं छिद्रों के आधार पर इनको अलग भागों में रखा, इसीलिए इसको बोलते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में स्पंज आ जाता है, स्पंज आता है, सीलिया आ जाता है, ये सारी चीजें। तो पोरी। अगला आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो होता है वे पोरीफेरा से कुछ बड़े जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा होते हैं, जेलीफिश होते हैं। तो ये जंतु थोड़ा बड़े होते हैं। बड़े जीवों को यहाँ पर हमने कह दिया सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो होते हैं बीच बीच में उनमें कॉलोनियां होती हैं। इन्हीं कॉलोनियों के आधार पर इन्हें हम सिलेंट्रेटा कहेंगे। तो एक और भी समझ सकते हैं, सिलेंट्रेटा को हम कह सकते हैं खोखली गुहा वाले जीव। कैसे जीव? खोखली गुहा। इनकी गुहाएं खोखली होंगी, उसी को हम सिलेंट्रेटा कह देंगे। तो सिलेंट्रेटा बहुकोषीय जीव होते। कैसे जीव हुए? बहुकोषीय जीव। तो हमने यहाँ पे एक कोष का शुरू किया, फिर आपने पोरीफेरा को देखा, बहुकोष की देखा, और यहाँ पर हमने देखा सिलेंट्रेटा को, ये आपको खोखली और बहुकोष की जीव होते हैं, खोखली गुहा वाले होते हैं, जैसे हाइड्रा और जेलीफिश। तो हाइड्रा और जेलीफिश को हमने बोल दिया खोखली गुहा वाले जीव। 4 नंबर पर देखते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी माने होता प्लेट, हेलमिंथिस माने होता गोल। यदि प्लेट के समान लंबे कृमि हो, प्लेट के समान गोल कृमि हो, वो तो होगा ही। तो आप कह सकते हैं प्लेटी हेलमिंथिस माने जीव। यदि जो जीव चपटे हों, प्लेट के आकार के हों, उसे हम प्लेटी हेलमिंथिस जीव कह देंगे। तो ऐसे जीव जिनका शरीर चपटे आकार का होता है, चपटा होता है, उसी को हम बोल दिए प्लेटी हेलमिंथिस के जंतु। तो प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत आ जाएगा फीता कृमि। तो फीता कृमि जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई बहुत होगी, इसकी लंबाई आपको देखने को बड़ी होगी, लेकिन इसका जो शरीर होगा वो चपटा होगा। कैसा होगा? चपटा। तो शरीर जब चपटे आकार का हो, फीते के आकार, इंची टेप आपने देखा है ना, वही इंची टेप के आकार के इनका शरीर होता है, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है फीता कृमि। कैसे कृमि? फीता कृमि। तो फीता कृमि हम इनको कह सकते हैं। देखते हैं अगले में। अगले में आता है आपका एस्के हेलमिंथिस। एस्के माने होता गोल, हेलमिंथिस माने जीव। ऐसे जीव जो गोल पाए जाते हैं, गोल आकार के होते हैं, उसी को हम बोल देते हैं एस्के हेलमिंथिस के जीव। कैसे जीव? एस्के हेलमिंथिस के जीव। गोल कृमि। तो आपने कहा गोल कृमि आ जाएगा, एस्केरिस आ जाएगा। तो आपने बहुत बार किताबों में देखा होगा कुछ ऐसे दृश्य, ये आपके एस्केरिस के होते हैं। किसके हुए? एस्केरिस। एस्केरिस 2 प्रकार के होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होती है। तो यहाँ पर मादा एस्केरिस जो होंगी वह नर एस्केरिस से थोड़ी बड़ी होंगी। नर एस्केरिस बड़े होंगे, मादा एस्केरिस छोटे होंगे। इसको हम नर कह देंगे, इसको हम नर कह देंगे, इसको हम मादा कह देंगे। तो मादा वाला हो गया बड़े आकार का, और ये आपका हो गया छोटे आकार का। तो ये बड़े आकार का होता है, और जो ये होता है गोल कृमि एस्केरिस के रूप में, तो आपने देखा कि जो मादा है वह छोटे होते हैं। इसके मतलब हुआ गोल, हेलमिंथिस माने कृमि, अर्थात गोल कृमि। ऐसे कृमि जो गोला होते हैं उन्हें हम, बेलनाकार होते हैं, गोला होते हैं, द्विपार्श्वी होते हैं, उन्हीं को हम बोल देंगे एस्के हेलमिंथिस के जीव। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे हम देखते हैं एनिलिडा। एनिलिडा क्या है? तो ऐसे जीव जिनका शरीर लंबा, गोल और खंडित हों, छल्लेदार हों, उसी को हम कह देंगे एनिलिडा के जीव। ऐसे जीव एनिलिडा के जीव। तो हम देखते हैं जो एनिलिडा होते हैं, जैसे केचुआ आपने देखा होगा, ये केचुआ होगा। तो केचुए में जो होते हैं आपको ऐसे ऐसे धारे दिखाई देंगे, छल्ले दिखाई देंगे। इन्हीं छल्लों को हमने कह दिया एनेलिडा। कैसा लिडा? एनेलिडा।
ये हो गया केचुआ। गांव में देखते हैं, अरे मछली जो फंसाने के लिए कटिया नहीं लगाते, लाल लाल होता है, मिट्टी खा कर बड़ी होती है, वही तो केचुआ है। उस केचुआ को हम मछली पकड़ने के लिए चारे का प्रयोग करते हैं, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वही हो गया केचुआ। जोंक देखे हैं ना, गड्ढे तालाब में जब जाते हैं, गांव के लोग तो ज्यादातर देखे होंगे, गांव के लोग जब पानी में जाते हैं, लाव बोग लगाने जाते हैं, देखते हैं आपको केचुआ मिलता है, या फिर उस पानी के अंदर आप देखते हैं जोंक मिलता है, जोंक। तो ये जो जोंक होता है, ये जोंक जो हुआ, ये जो जोंक होता है, जोंक का भी शरीर आप देखते हैं छल्लेदार होता है। कैसा होता है? छल्लेदार होता है। इनके बीच में धारियां पाई जाती हैं, इन्हीं धारियों को हम बोलते हैं छल्लेदार। ये हो गया जोंक। तो जोंक के शरीर कैसे हुए? छल्लेदार। और जब छल्लेदार हुए तो इसको हमने कह दिया एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है छल्लेदार जीव। ऐसा जीव छल्लेदार, ऐसा जीव जिनका शरीर छल्लेदार होता है उसे हम एनेलिडा के जीव कहते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। आर्थ्रो, आर्थ्रो माने होता है जोड़ीदार, पोडा माने होता है पोडास, और पोडास माने होता है पैर। पोडास माने पैर, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में जोड़ीदार पैर हो, ऐसे जीव जिनके शरीर में जोड़ीदार पैर हो, और उनके शरीर का वायुखोल जो होता है वो कठोर त्वचा का बना होता है। तो यहाँ पे आपने देखा मकड़ी, टिड्डा, बिच्छू, इनकी जो वाह त्वचा होती है कठोर आवरण की होती है, कठोर त्वचा के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, और इनकी जो पैर होते हैं जोड़ीदार होते हैं। 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी में अगर हों तो उसे हम कह देंगे जोड़ीदार। तो जोड़ीदार में मकड़ी भी आप देख लेते हैं, टिड्डा भी देख लेते हैं, बिच्छू भी देख लेते हैं, केकड़ा भी देख लेते हैं। केकड़ा देखे नहीं है? धान के खेत में बिलका कर देता है तो धान का सारा पानी, खेत का सारा पानी उतर जाता है, तो वही है आपका क्या? केकड़ा। अगला देखते हैं मोलस्का। ऐसा जीव मोलस्का। मोलस्का लस्का, लस्का माने होता है नरम, मुलायम, तो मोलस्का माने होगा कोमल शरीर वाला। ऐसा जीव कोमल शरीर वाला, यदि ऐसा जीव जिनका शरीर कोमल होता है उसे हम कोमल शरीर वाले जीव कहेंगे। ऐसे जीव जिनका शरीर कोमल होता है उसे हम कोमल शरीर वाले जीव कहेंगे। जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। अरे घोंघा माने कटुआ। आपने गांव में बहुत सारे कटुए देखे होंगे, ये जो कटुआ होते हैं इनको हम बोल देते हैं घोंघा। क्या बोल देते हैं? घोंघा। तो घोंघा जो वाह त्वचा होती है, बाहर के जो खोल होता है वो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उसके अंदर की जो त्वचा होती है आप देखते कैसे होता है? बहुत मुलायम मुलायम होता है। ऐसे अगर आप छूते तो बड़ा मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि सरक जाए आपके हाथ से, लुचुक जाए। वैसे ही जो गौ का शरीर होता है कोमल, लेकिन वो छल्ला बना होता है। छल्ला बना होने के कारण सबको कह देते हैं छल्लेदार, और यहाँ पे कोमल होता है शरीर, इसीलिए इनको बोल दिए कोमल। और ऑक्टोपस तो बिल्कुल कोमल होता है, किसी भी प्रकार के हद नहीं। अगर तानू जैसे ट्यूब नहीं करता, चरी बांधते समय आपने खूब ताना होगा ट्यूब को, हाँ, इंजन में पानी लगाते समय पैपिया को बांधने के लिए ट्यूब का प्रयोग किया, ट्यूब तनता है जैसे, वैसे ऑक्टोपस का भी शरीर तनता है। ऑक्टोपस का मतलब होता है 8 पस माने जीव, 8 हाथों वाला जीव, वो ऑक्टोपस कहेंगे। तो ऑक्टोपस भी आपका कोमल होता है, मुलायम होता है। फिर उसके बाद आता है आपका 9 नंबर पे इकाइनोडर्मिका। इकाइनो माने होता है कांटेदार। इकाइनो माने कांटेदार, तो ऐसे जीव जिनके शरीर में कांटे हों। और डर्मा माने होता है त्वचा। तो संसार में कहीं भी डर्मा आ जाए, इकाइनोडर्मिका, वायडर्मा, इनर डर्मा, तो ये जहां भी डर्मा आ जाए तो डर्मा माने आप समझेंगे त्वचा होती है। डर्मा माने त्वचा। ये बहरवा जो आपको खलिया दिखाई दे रही, काली किसी की गोरी दिखती है, लड़कों में ज्यादातर कलुए होता है, ये इसको हम क्या कहेंगे? त्वचा कहेंगे। अगर इसी पे रुआ की जगह पे कांटे हो जाए तो हम वो कांटेदार त्वचा वाले जीव हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम नहीं है। तो यहाँ पर कांटेदार त्वचा में आ जाएगा सितारा मछली है, होलोथूरिया है,
होलो, थूरिया। गांव वाले खूब कहते हैं भाई सारे थुर देव है, तो यहाँ पे थुरना नहीं है, यहाँ पे होलो थूरिया एक समुद्री जीव है जिसका शरीर के त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इसका शरीर कैसे पाया जाता है? आपने खूब खाया होगा, हरे हरे रंग का ककड़ी, खीरा। इसका शरीर खीरे के आकार का होता है, इसको होलोथूरिया कहा जाता है। अच्छा, साइकान भी आ जाते हैं, तो साइकान भी आपके हो जाते हैं इकाइनोडर्मेटा के जीव। फिर देखते हैं कार्डेटा। कौन डेटा? कार्डेटा माने होता है रीढ़ की हड्डी वाले जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव को हमने कहा कार्डेटा का जीव, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाए या रीढ़ की प्रारंभिक हड्डी बनने की अवस्था देखी जाए, अर्थात या फिर नोटोकार्ड पाया जाए, नोटोकार्ड पाया जाए। अगर नोटोकार्ड भी पाया जाता है तब पर भी उसे हम क्या बोल देंगे? कार्डेटा के जीव। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे चाहे नोटोकार्ड हो, रीढ़ की हड्डी हो, तो उसे हम बोल देंगे कार्डेटा। तो कार्डेटा माने रीढ़ की हड्डी वाला जीव या नोटोकार्ड वाला जीव, उसे हम बोल देंगे मछली है, मेढक है, छिपकली है, मनुष्य है। तो मनुष्य बहुत बड़े कार्डेटा वाले जीव हैं, तो बहुत सुव्यवस्थित इनकी हड्डियां पाई जाती हैं, कार्डेटा पाई जाती हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे जीव मिल जाएंगे। तो आपने देखा था इतने सारे, तो आपने देखा प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलिमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो यहाँ पे जंतु जगत को हमने 10 भागों पढ़ा और 10 भागों में आपने देखा कि इन जीवों को एक संघ के बारे में आप समान लक्षण पढ़ लें, इन जीवों के संघों के एक समान लक्षण पढ़ लें, 2-3 पढ़ें, तो उस जीव में उपस्थित सभी जीवों के बारे में आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। समान लक्षणावय जानने के आधार पर इनको अलग बांटा गया है, इसीलिए कहेंगे आप समानता और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में रखने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? समानता और असमानता के आधार पर। तो कल हम जानेंगे इसके बारे में, कार्डेटा के बारे में, कि कार्डेटा को कितने भागों में बांटा। कार्डेटा के बहुत सारे भी हैं अंग, तो कल हम इसके जानेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हम इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।